तो लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये दोनों जो है क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए थे। थर्ड पार्ट एक बार इसका देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका थर्ड पार्ट सोल्व किया जा सकता है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 11% है, जिसमें से 4 बॉय गर्ल्स हैं और 7 बॉयज़ हैं। अब इस थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमें अपना जो ग्रुप सेलेक्ट करना है, 5 लोगों का जो ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है, 5 पर्सन हमें सेलेक्ट करने हैं और इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि उसमें एटलीस्ट जो है 3 गर्ल्स कम से कम हो। तो हम कम से कम जो है 3 गर्ल्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो हम पहला जो केस बना लेते हैं, हमारा जो पहला केस रहेगा वो रहेगा 3 गर्ल्स का, और बचे हुए जो भी हैं 2 बॉयज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कितने लोग सिलेक्ट करने हैं, टोटल 5। भाई अगर देखो 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है और टोटल ग्रुप 5 का बनाना है, तो 2 बॉयज़ भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे उसके साथ, तो 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। ठीक है, और केस बना लेते हैं। अब धीरे धीरे हम एक एक गर्ल इंक्रीज करते जाएंगे, तो यानी कि हम 4 गर्ल्स को ले सकते हैं और बचे हुए 1 बॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इससे आगे भी जा सकते थे, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास टोटल जो अवेलेबल गर्ल्स हैं दैट इज़ ओनली 4। तो 4 से ऊपर तो हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, 5 गर्ल्स तो ग्रुप में नहीं लेके आ सकते हम। तो यही हमारे पास दोनों केसेस हैं। फर्स्ट केस का जो आंसर आएगा वो आएगा 4C3 इंटू 7C2। इंटू मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें ये 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है एंड ये 2 बॉयज़ भी सिलेक्ट करने हैं। केस 2 का जो आंसर होगा वो होगा 4C4 इंटू 7C1। ठीक है, अब मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि जो अलग अलग केसेस हैं वो हमारे लिए चॉइसेस हैं कि या तो हम ये वाला ग्रुप बना सकते हैं या फिर ये वाला ग्रुप बना सकते हैं, इनमें आपस में आ जाते हैं चॉइस। तो थर्ड आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 4C3 इंटू 7C2 और प्लस 4C4 इंटू 7C1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या इसकी डिमांड है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर एन अपकमिंग टूर्नामेंट 25 क्रिकेटर्स वेंट फॉर अ ट्रायल, आउट ऑफ विच 10 वर बैट्समैन, 8 वर बॉलर्स, 5 were all-rounders and 2 were wicket-keepers. But a team of only 11 members was to be selected, which includes 5 batsmen, 3 bowlers, 2 all-rounders and 1 wicket-keeper. In how many ways the team could be formed? ठीक है, देखो स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है। बहुत बच्चे की मैंने ये आदत देखी है कि जैसे ही स्टेटमेंट 3 या 4 लाइन की होती है तो क्वेश्चन भले ही कितना इजी क्यों ना हो, वो उस क्वेश्चन को स्किप करने की उनकी टेंडेंसी हो जाती है कि यार इसको तो है ना क्रैक करना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, बट एक बार उसका थोड़ा सा ऐसे फ्लो चार्ट बना के देखा करो। क्वेश्चन इज़ सुपर ईजी। हमारे पास जो है 25 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो 25 प्लेयर्स अवेलेबल में से हमारे पास जो हैं उसमें 10 तो जो हैं वो बैट्समैन हैं, 8 जो हैं वो बॉलर्स हैं हमारे पास, और उनमें से 5 जो हैं वो ऑलराउंडर्स हैं, और उनमें से 2 जो हैं वो विकेट कीपर्स हैं। अब हमें जो सिलेक्ट करने हैं टू सिलेक्ट, वो सिलेक्ट करने हैं 11। और 11 की टीम में क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? 11 की टीम में हमारे पास 5 तो बैट्समैन होने चाहिए, और 3 हमारे पास बॉलर्स होने चाहिए, और हमारे पास 2 ऑलराउंडर भी होने चाहिए, और 1 विकेट कीपर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें टीम को सिलेक्ट करना है। तो इसका सुपर इजी जो है आंसर वो इस तरीके से आ जाएगा कि 10 में से 5 को सिलेक्ट करना है, 8 में से 3 को सिलेक्ट करना है, इन 5 में से 2 को सिलेक्ट करना है, और इन 2 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, और 11 की टीम क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें बैट्समैन के साथ बॉलर्स, बॉलर्स के साथ ऑलराउंडर्स और उसके साथ विकेट कीपर्स सभी को चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम एंड लगा देंगे और हमारा जो आंसर बनेगा वो 10C5 इंटू 8C3 इंटू 5C2 और इंटू 2C1। इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये पता चल जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इतने तरीके से वी कैन क्रिएट आवर टीम्स। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इसमें कहता है इन ए क्वेश्चन पेपर देयर वर 2 सेक्शंस ए एंड बी। लेट्स से हमारा ये एक क्वेश्चन पेपर है और इसमें हमारे पास 2 सेक्शन हैं, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है।
सेक्शन ए कंटेन टोटल 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस, वाइल सेक्शन बी कंटेन 10 क्वेश्चंस, 1 2 और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें। तो एनी स्टूडेंट नीडेड टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस टू पास द एग्ज़ाम। टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, टू अटेम्प्ट ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 10 क्वेश्चंस जो हैं उसको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल अवेलेबल कितने हैं हमारे पास? 15 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसमें से टू अटेम्प्ट कितने करने हैं? हमें अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चंस। इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट हिज या हर क्वेश्चंस इफ इट इज़ मैंडेटरी टू सिलेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 2 सेक्शन है, टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें से पहले सेक्शन में ए में 5 क्वेश्चन है और बचे हुए 10 क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन बी में है। अब कितने तरीके से जो है कोई भी स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकता है अगर उसे सिर्फ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को बोला गया है, ठीक है, उसे सिर्फ 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो वो 15 में से 10 क्वेश्चन कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता है? अगर कंडीशन ये है कि यहाँ भी कम से कम 3 सिलेक्ट करने हैं और यहाँ भी कम से कम 3 सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद वो जितने मर्जी चाहे दोनों सेक्शंस में से चूज़ कर सकता है। कम से कम 3 दोनों सेक्शंस में से उसको चूज़ करने ही हैं। तो हमारे जो यहाँ पे केसेस बनते हैं वो केसेस हम देख लेते हैं। केस नंबर 1 जो बनेगा, ये लेट से सेक्शन ए है और ये हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन ए में हमारे पास टोटल 5 हैं और सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 और बचे हुए 7 क्वेश्चंस वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। टोटल उसको 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं ना। केस 2 हम बना लेते हैं कि लेट से उसने यहाँ से 4 सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से जो है 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता है, या फिर ये कर सकता है वो कि यहाँ से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है और 5 क्वेश्चन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता है। अब देखो हम आगे भी बढ़ सकते थे, यहाँ पे 6 ले सकते थे, यहाँ पे 4 ले सकते थे, यहाँ पे 7 और यहाँ पे लास्ट केस 3 ले सकते थे, बट ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं हैं क्योंकि हमारे पास टोटल ए सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन अवेलेबल हैं? 5। तो 5 में से मैक्सिमम वो 5 ही तो सिलेक्ट कर सकता है। तो हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो यहीं पे रुक जाते हैं और सिर्फ हमें इन्हीं का आंसर निकालना है। अब अगर फर्स्ट केस का आंसर देखा जाए तो वो कितना आएगा? वो आएगा हमारे पास 5C3 इंटू 10C7। ये हो गया इस केस का आंसर। 5 में से हमें 3 सिलेक्ट करने हैं और 10 में से हमें 7 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास केस 2 की चॉइस है, ये हमारा केस 1 हो गया, या फिर केस 2 बना लेते हैं। केस 2 में हम 5 में से 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बाकी के 10 में से 6 को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये वाला केस हो गया सेकंड। और थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है? थर्ड केस 5C5 एंड यानी कि इंटू 10C5, ठीक है। इन तीनों केसेस का, और केसेस के बीच में और है चॉइस है हमारे पास, तो वो सब लोग क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5C3 इंटू 10C7 और प्लस 5C4 इंटू 10C6 और प्लस 5C5 इंटू 10C5। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके हमें पता चल जाएगा कि कितने तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दीज कंडीशंस, कि दोनों में से कम 3 क्वेश्चन सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब एक पर्टिकुलर टाइप का जो क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशंस में, वो 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक ऑलवेज इंक्लूडेड और एक ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम कैसे करना होता है। इसमें देखो ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लेट 4 पीपल नीड टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 पीपल वेयर 1 पर्टिकुलर पर्सन इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द 4, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो। भाई ऐसा है, मान लो कि आपके पास ये 4 4 8 और 6 14 और ये टोटल जो है आपके पास 15 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। 15 प्लेयर्स अवेलेबल हैं और बोर्ड को सिलेक्ट करने हैं, इनमें से 4 सिलेक्ट करने हैं। कंडीशन ये है कि इन 15 में एक हमारा विराट कोहली भी है, ठीक है, और उस विराट कोहली को तो हमेशा सिलेक्ट करना है। आप बाकी 3 के बारे में बताइए,
ठीक है, टोटल 15 हैं, उन 15 में एक विराट कोहली भी है लेट से, ठीक है, और उन 15 में से जहाँ पे विराट कोहली भी है, हमें 4 की टीम बनानी है, और 4 की टीम में विराट कोहली तो हमेशा ज़रूर होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो मेथड्स हैं वो कितने हो जाते हैं भाई, एक बात बताओ, 15 थे टोटल हमारे पास अवेलेबल, और उनमें से हमें 4 सिलेक्ट करने थे, ठीक है, तो हमें जो है टोटल जो सिलेक्ट करने हैं अभी वो 4 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन एक तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हो ही गया है, तो अभी जो सिलेक्ट करने को बचे हुए हैं वो कितने बचे हैं, 3 सिलेक्ट करने को बचे हैं, 3 टू बी सिलेक्टेड येट, ठीक है, 3 टू बी सिलेक्टेड येट, और टोटल में से एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, अभी जो 3 सिलेक्ट करने हैं वो कितने में से सिलेक्ट करने हैं, अभी जो बचे हुए 3 प्लेयर्स हैं वो हमें बचे हुए 14 में से सिलेक्ट करने हैं, और बचे हुए 14 में से बचे हुए 3 प्लेयर्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो उसके जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हो जाएंगे, 14C3, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या था कि हमारे पास टोटल 15 प्लेयर्स थे, 15 में से 4 इन सिलेक्ट करने हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि उनमें से 4 में एक कोई पर्टिकुलर मेंबर है उस 15 टीम का जो हमेशा इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। हम बचपन में कभी क्रिकेट खेलते थे तो ये होता था कि जिसका बैट या बॉल होती थी वो हमेशा खेलता था, वो कहता था कि मैं बैटिंग लूँगा, दोनों साइड से लूँगा बैटिंग, जिसका बैट होता था। तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि 15 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, और उन 15 में कोई एक पर्टिकुलर, लेट से विराट कोहली है, तो वो हमेशा सिलेक्ट करके जाना है। तो हमने एक यहाँ से कम कर दिया और एक यहाँ से कम कर दिया, मतलब उस एक को बिठा लिया हमने, उस एक को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके उस एक को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। अब बचे हुए 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, और कितने में से सिलेक्ट करना है, 14 में से, तो वो 14C3 जो है आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये वाला कौन सा केस था, ये था ऑलवेज इंक्लूडेड वाला। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। लेट 4 पीपल नीड टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 पीपल वेयर 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 4। अब ये कहता है कि आपके पास 15 प्लेयर तो हैं, लेकिन किसी भी वजह से कोई 2 ऐसे हैं उन 15 में से जो कभी भी सिलेक्ट नहीं करने हैं। 15 में से हमें 4 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको नहीं सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेट से हमने इसको, भाई ये कौन है हमारा, ये अक्षर पटेल, हम नहीं जानते इसको, तो इसको हम नहीं सिलेक्ट करना चाहते, और लेट से हम ये भुवनेश्वर कुमार, इसको हम सिलेक्ट नहीं करना चाहते। तो ये बताओ 15 में से अब हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए कितने बचे, 13 नहीं बचे, और अभी हमें इनमें से सिलेक्ट करने कितने हैं, अभी हमें इनमें से सिलेक्ट करने हैं 1 2 3 और 4, क्योंकि अभी तक तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ ना, सिर्फ रिजेक्ट ही हुए हैं ना टोटल में से। तो टोटल में से 2 रिजेक्ट होने के बाद हमारे पास बचते हैं 13, और अभी भी हमें टू सिलेक्ट कितने करने हैं, 4 ही करने हैं। तो आंसर जो आएगा इसका वो कितना आएगा, 13C4, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमें जो लोग एक्सक्लूड करने थे वो टोटल में से एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन सिलेक्ट अभी भी 4 करने हैं, तो 13C4। पिछली बार जो हुआ था वो ये हुआ था कि एक बंदा अगर कोई पर्टिकुलरली सिलेक्टेड करना ही करना है तो हमने टोटल में से भी एक कम कर दिया, 15 का भी 14 बना दिया, और 4 का भी हमने एक कम कर दिया, 3 बना दिया, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों को मैं ऐसे जो है कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास ऐसा है कि n टोटल अवेलेबल हैं, ठीक है, n टोटल अवेलेबल हैं, और उनमें से R करना है सिलेक्ट, R टू बी सिलेक्टेड, और सिचुएशन ऐसी आ गई है पहले केस में कि M ऑलवेज इंक्लूडेड, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा, n में से भी m को माइनस कर देंगे और r में से भी m को माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला याद मत करो, उसके पीछे जो लॉजिक है उसको याद करो कि भाई ऐसा मानो कि 15 में से 4 को सिलेक्ट करना था या 20 में से 4 को सिलेक्ट करना है,
एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो जो 15 है उसमें से भी एक कम हो जाएगा। बचे हुए 14 में से अब कितने सिलेक्ट करने हैं? एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया ना, 4 में से एक तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, तो बचे हुए 3 ही सिलेक्ट करने हैं। तो दोनों जगह से एक एक कम करना पड़ेगा। या अगर कोई दो हैं पर्टिकुलर, कि हम ये बोल दें कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा तो पक्का सिलेक्ट होंगे, तो 15 में से दो वहाँ से घटा देंगे टोटल में से, और 4 में से दो हम टू बी सिलेक्टेड वाले में से रिमूव कर देंगे। बचे हुए दो हमें सिलेक्ट करने हैं। और अगर एम एक्सक्लूडेड है ऑलवेज, अगर सेकंड केस कैसा है, एम ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा कि n में से जो है m माइनस हो जाएगा, लेकिन अभी भी नीचे जो रहेगी वैल्यू वो r ही रहेगी, वहाँ पे माइनस नहीं करना है जब एक्सक्लूजन की बात होगी। तो आप या तो फॉर्मूला याद कर सकते हो या आप लॉजिक समझ सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काफ़ी क्लासिक क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का, और काफ़ी अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, एनडीए हो या फिर कोई भी दूसरा ऐसा एग्ज़ाम हो जहाँ पे एप्टीट्यूड का अगर आपका टॉपिक सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ हैंडशेक्स का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, सपोज 10 पीपल मेट इन ए पार्टी एंड एवरी पर्सन शूक हैंड विद एवरी अदर पर्सन प्रेजेंट एट द पार्टी, हाउ मेनी नंबर ऑफ हैंडशेक्स डिड अकर एट द पार्टी। भाई एक पार्टी हुई, उसमें 10 लोग मिले और सब ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, सब लोगों ने। मतलब अगर मान लो मैं उस पार्टी में गया तो मैंने बाकी के 9 मेंबर से सबके साथ हैंडशेक किया। कोई मेरे साथ कोई दूसरा मेंबर था, उसने मेरे साथ और बाकी सबके 9 के साथ हैंडशेक किया, तो ऐसे कितने हैंडशेक हो गए? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना है और इसका आंसर निकालना है। और कल को अगर कोई और चीज़ इसमें ट्विस्ट कर दी जाती है तो उसको भी हम आंसर करें, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि कभी भी एक हैंडशेक कब हो पाएगा? एक हैंडशेक तब होगा जब दो लोग मिलेंगे। तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे रिफ्रेज नहीं किया जा सकता कि एक पार्टी में जहाँ पे 10 लोगों ने सबने आपस में हाथ मिलाए, वहाँ पे उतने ही हैंडशेक हुए होंगे जितने दो दो लोगों के पेयर बने होंगे, या दो दो लोगों की टीम बनी होगी, या दो दो लोगों का जितना नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो सकते हैं उतने ही हैंडशेक होंगे। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि 10 लोगों में से अगर हम ये बता पाएँ कि कितने दो दो के पेयर बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे कुछ लोग हैं, ठीक है। अभी इतना ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मेरे को ये काउंट करना है कि कितने हैंडशेक हुए हैं, तो मैं दो दो के कॉम्बिनेशंस देख लेता हूँ कितने बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये निकाल पाऊँ मैं कि उनमें से दो दो लोगों के कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने ही हैंडशेक होंगे, तो इसका हमें आंसर फट से फिर इजीली मिल जाएगा कि अगर पार्टी में n लोग हैं और नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने हैं, तो n लोगों में से दो दो लोगों के जो सिलेक्शंस हो सकते हैं, n लोगों में से दो लोगों का जो सिलेक्शन हो सकता है वो इतने तरीके से हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 10c2 यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 10 अपॉन 2। तो 45 जो है हैंडशेक्स होंगे अगर 10 लोग एक पार्टी में मिलते हैं और सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब हमारा कॉम्बिनेशंस का जो है लास्ट लेग या लास्ट टॉपिक बजाता है, जहाँ पे ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। हमें ये चीज़ें देखनी है कि कैसे कॉम्बिनेशंस या परमुटेशंस के फॉर्मूले हम ज्योमेट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो आपके पास 10 पॉइंट हैं, एक स्पेस में अलग अलग जगह 10 पॉइंट्स हैं और उनसे आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, या 50 पॉइंट हैं तो कितनी लाइंस या कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हो। या फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ पैरेलल लाइंस वर्टिकल हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हैं, तो वहाँ पे जो है कितने आप जो है वहाँ पे ट्रायंगल्स या पैरेललोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, या कितने स्क्वायर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो एप्लीकेशंस होगी, जैसे हमारे पास ये पॉइंट है तो हम यहाँ पे कितनी लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे अलग अलग। ठीक है,
तो ऐसे हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे, और बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। और एनडीए का अगर लेटेस्ट पैटर्न देखा जाए तो इस एरिया से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी एक एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आए हुए हैं जो थोड़ा सा इतना इजीली सोल्व नहीं होते हैं। और कुछ बच्चे की टेंडेंसी रहती है कि अगर उन्हें पूरा चैप्टर भी समझ में आ गया ना, तब भी इसके वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम जो है कॉम्बिनेशंस के मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो till then you keep studying and keep practicing these questions based on combination formula, and keep learning, keep smiling. Thank you.